इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कि उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार का संकट सामने आया था और उस समय जो राष्ट्रपति था वह कौन था। तो उस समय जो आपातकाल की जो पृष्ठभूमि रही वह क्या रही है कि किन कारणों से उस समय आपातकाल लगाया गया था और उस लगाने का अधिकार किसको होता है। तो किन कारण क्या थे जिससे आपातकाल लगाया गया था और किसने लगाया था, वह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहेगा। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम को प्रोवाइड किया जा सके। तो आपातकाल क्या है, आपातकाल का लगाने का अधिकार किसको होता है। तो आपातकाल लगाने का अधिकार जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। तो किन कारणों से आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति युद्ध के समय, बाहरी आक्रमणों के समय या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल के प्रमुख कारण क्या होते हैं, आपातकाल किन कारणों से लगाया जाता है। तो आर्थिक कारण हो गया, जैसे कि हम आर्थिक कारणों के बारे में समझेंगे कि आर्थिक कारणों से आपातकाल कैसे लगाया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो कि इंदिरा गांधी ने सन 1971 में दिया था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई थी। बांग्लादेश की संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी भार बोझ पड़ गया था। बांग्लादेश की जो कि संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बोझ पड़ गया था। अमेरिका ने भी भारत को हर तरह से सहायता करना बंद कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से भी विभिन्न चीज़ों की जो कि कीमत में बहुत बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की भी दरें भी बहुत कम हो गई थी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई थी, बहुत ही बढ़ गई थी बेरोजगारी। अब सरकारों ने खर्च कम करने के लिए सरकारी जो कि कर्मचारी थे उनके वेतन को रोक दिया था। तो मतलब एक तरीके से पूरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी भारत की। तो आर्थिक कारणों के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा जो कि कुछ खास नहीं कर पाई थी। बांग्लादेश की संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया था। औद्योगिक विकास की दरें भी निम्न हो गई थी। तो भारत था जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया था। जो उस समय छात्र आंदोलन भी हुए। बिहार और गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर दिए थे, क्योंकि उस समय काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। जैसे कि बिहार में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए थे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी उस समय। बिहार में के छात्रों आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। बिहार में जो छात्रों का आंदोलन था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की भी बात की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की भी बात आगे रखी थी, उनका समर्थन भी किया था। अब रेल हड़ताल क्या है, तो रेल हड़ताल भी होने लगी थी उस समय। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने नेतृत्व में बनी जो कि राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी जो मांगों थी उनको लेकर के 1974 में रेल हड़ताल कर दी थी कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अब न्यायपालिका से संघर्ष, तो न्यायपालिका से संघर्ष भी हुआ। तो इसमें 3 मसले थे। पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कसौटी कर सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कसौटी कर सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा, क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट कर सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि ऐसा संसद नहीं कर सकती। तो ऐसा भी संसद नहीं कर सकती कि संपत्ति के अधिकार को काट छाट कर सकती है, नहीं कर सकती थी। संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया गया था। तो इनकी प्रमुख 3 मसले इस प्रकार से थी। संसद मौलिक अधिकारों को कसौटी नहीं कर सकती और संपत्ति के अधिकार को भी नहीं काट सकती। संसद कहती है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से उसको नहीं हटाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने
की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी तो चल रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा करके न्यायमूर्ति A.N. राय को न्यायाधीश नियुक्त किया था। A.N. राय जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर दिया था। आपातकाल की घोषणा किस प्रकार से की गई थी? तो आपातकाल किन कारणों से लगाया है वो तो हम जान चुके हैं, लेकिन आपातकाल की घोषणा कैसे हुई थी? तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल चिन्हारी इंदिरा गांधी की 1971 की लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल चिन्हारी इंदिरा गांधी की 1971 की लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहीं में संविधान की शर्त नहीं है, असंवैधानिक घोषित कर दिया था इंदिरा गांधी की लोकसभा चुनाव को। दूसरा, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानगत आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानांतरित आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगी। पच्चीस जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली ने रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। तो 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई। उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदर्शों पर पालन ना करें, उनके आदर्शों का पालन ना करें। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। तो 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल घोषणा करने की अनुमति दी। आपातकाल के जो परिणाम क्या रहे, आपातकाल घोषित होने के बाद इसके परिणाम क्या रहे? तो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया। प्रेस और सेसरिप्स लागू कर दिया गया, मतलब कोई भी इंटरव्यू प्रेस मैस मीडिया नहीं आएगी, तो प्रेस पर मतलब लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगाया गया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर भी रोक लगाई गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए। सब लोग कहीं नहीं जा सकते, किसी को कोई अधिकार है तो वो सब रद्द कर दिए गए। सरकारों ने निवारण नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस बंद कर दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था वह उन्हीं खाली जगह छोड़ दी गई। तो मतलब प्रेस में सब बंद कर दी गई थी एक तरफ से आपातकाल के परिणाम के तहत। तो सिनेमानार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं ने प्रकाश बंद कर दिया गया। कन्नड़ लेखक शिवराम कान्हा तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ नेहरू ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना और विधायक के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने प्रकाशन भी बंद कर दिया गया था। कन्नड़ लेखक शिवराम कान्हा द्वारा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ नेहरू ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायक के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल भी कर दिया गया।